नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड हिंदी का नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें से बहुत सी चीज़ें हटाई गई हैं। सिलेबस को बढ़ाया नहीं गया बल्कि घटाया गया है। कक्षा 11 और 12 की जो पुस्तकें चलती थी, आरोह, वितान, अंतराल, उनको हटा दिया गया है और 4 खंडों में सिलेबस है। इस चीज़ को भी हटा दिया गया है कि कौन सा खंड कितने अंक का आएगा, कौन सा खंड कितने मार्क्स का आएगा। तो इसमें हम चर्चा करते हैं कि पहला जो खंड है वो उच्च माध्यमिक स्तर का है। उच्च माध्यमिक यानी 12वीं स्तर का है, 12वीं क्लास के स्तर का है। और इसमें से किताबें जो है वो हटा दी गई हैं। 11-12 की जो पुस्तकें चलती थी उनको हटा दिया गया है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ जो है वो रखी गई है। पहले खंड में उच्च माध्यमिक स्तर है, इसमें पहले हिंदी व्याकरण रखा गया है, जिसमें से देखिए कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जो है वो हिंदी व्याकरण के मुख्य बिंदु होते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये नियमों से सीखे जाते हैं, इसलिए हिंदी व्याकरण के मूल टॉपिक हैं ये। और उसके बाद में शब्द हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द हैं। ये चीज़ें जो है वो इसमें शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। अब मुख्य चीज़ ये आती है कि हम इस व्याकरण को कहाँ से पढ़ें। इस व्याकरण को पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि 9वीं से 12वीं का नवीन हिंदी व्याकरण चलता है, हम उससे पढ़ सकते हैं। और उससे भी अच्छा हम इस व्याकरण को, जिसमें शब्द ज़्यादा है, तो वो हम डॉक्टर राघव प्रकाश के हिंदी व्यावहारिक व्याकरण से हम पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो शब्द भंडार है उस व्याकरण का, वो उसकी मुख्य विशेषता है। उस किताब की मुख्य विशेषता है कि उसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि बहुत अच्छे दे रखे हैं। उस व्याकरण की एक कमजोरी है जो इस सिलेबस में शामिल नहीं है। उसकी कमजोरी है कि उसमें विकारी, अविकारी शब्द बहुत कम दे रखे हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है और अविकारी शब्द हैं। वो डॉक्टर राघव प्रकाश के व्याकरण की कमजोरी है जो इस सिलेबस में शामिल नहीं है। तो इसलिए हम उस किताब को इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो दे रखा है वो उसमें बहुत अच्छा दे रखा है। अब मुख्य बात है जिसके प्रश्न किस तरह से आएंगे। जैसे अर्धशासकीय पत्र है, विज्ञप्ति है, परिपत्र है, निविदा है, ज्ञापन है, अधिसूचना है। प्रश्न इस तरह से आएंगे कि निम्न में से कौन सा कथन परिपत्र से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन अधिसूचना से संबंधित नहीं है। इस तरह से प्रश्न आएंगे। तो ये हम कहाँ से पढ़ें, ये हम पहले तो हम इनको समझें कि भाई ये लिखे कैसे जाते हैं, कौन कौन सी बातें इनके लिखने में आवश्यक होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं। परिपत्र की विशेषता क्या होती है, निविदा की विशेषता क्या होती है, ज्ञापन की विशेषता क्या होती है, अधिसूचना की विशेषता क्या होती है। हम इन चीज़ों को हिंदी व्याकरण यदि पढ़ेंगे तो उसमें नहीं दे रखी हैं ये। तो इसके YouTube पर हमें वीडियो मिल जाएंगे, मेरे भी वीडियो डाले हुए हैं। और दूसरी बात, इनको हम गूगल से भी पढ़ सकते हैं। गूगल पे इनसे संबंधित विशेषताएं जो है वो हमें मिल जाएंगे। इसके अलावा हिंदी मुहावरे और लोकोक्ति हैं, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश हैं। तो ये क्या आएंगे इनमें, ये अपठित गद्यांश आएगा, पद्यांश आएगा, उसमें से 5-5, 6-6 प्रश्न आएंगे। तो वो हिंदी व्याकरण के ही प्रश्न आएंगे। ये जो बिंदु दे रखे हैं, जनसंचार के मुख्य साधन, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता, ये अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक चलती है 11th-12th में, उसमें दे रखे हैं। इसके अलावा सबसे अच्छे बिंदु इसमें उसी किताब के हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम के। कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी, ये विधाएं हैं। और लेखन विषयक परिभाषा, तत्व से संबंधित प्रश्न आएंगे, यानी इसके तत्व क्या हैं या इसके लेखन के विषय में इनकी परिभाषा क्या हो सकती है या इनकी विशेषताएं क्या हैं। प्रश्न इस तरह से आएंगे कि निम्न में से कौन सा कथन रिपोर्टाज से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन डायरी लेखन से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन वार्ता लेखन से संबंधित नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न इसमें आएंगे। तो ये हमें पढ़ना कहाँ से है, वही गूगल से पढ़ना है। सबसे अच्छा तो गूगल बताएगा।
गूगल पे हम लिखें कि डायरी लेखन की विशेषताएं कौन सी होती हैं तो वो 7-8 लाइन आएंगी। उसी से संबंधित प्रश्न पिछली 2 या 3 भर्तियों में आए हुए हैं। डायरी लेखन से संबंधित, रिपोर्टाज लेखन से संबंधित, वार्ता साहित्य से संबंधित। तो ये जो है ये हमें गूगल से इनकी विशेषताएं जो है वो देखनी है। और उच्च माध्यमिक स्तर में ही ब खंड में काव्य शास्त्र शामिल किया गया है। उच्च माध्यमिक स्तर में ही शामिल किया गया है। इसलिए देखिए, शब्द शक्ति हैं, 3 शक्तियों के नाम लिख दिए हैं। अलंकार हैं, 9 अलंकारों के नाम लिख दिए हैं। छंद जो हैं वो 6 छंदों के नाम लिखे, घटा दिया गया है। इनकी संख्याओं को घटा दिया गया है, सिलेबस बढ़ाने की बजाय घटाया गया है। और काव्य गुण, 3 काव्य गुणों के नाम लिख दिए हैं। और रस के स्वरूप, उसके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, लक्षण, उदाहरण सब लिख दिया गया है। ये उच्च माध्यमिक स्तर के ब खंड में रखा गया है। अब हमें ये पढ़ना कहाँ से है? सबसे अच्छा तो पढ़ने के लिए है कि ये उच्च माध्यमिक स्तर में शामिल है। इसलिए उच्च माध्यमिक स्तर 11वीं और 12वीं हिंदी साहित्य में ये चीज़ें शामिल हैं, अनिवार्य हिंदी में भी शामिल हैं। तो उनकी पासबुक में इनकी परिभाषाएं क्या दे रखी हैं, उदाहरण क्या दे रखे हैं, यदि वहाँ से भी पढ़ लें तो वो इतने कमज़ोर नहीं दे रखे कि वहाँ से प्रश्न न आ सकें। तो हम इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी हम जो काव्य शास्त्र की बुक चलती हैं उससे पढ़ सकते हैं। अलंकार पारिजात है, उससे भी पढ़ सकते हैं। इसका दूसरा खंड है स्नातक स्तर का, और उसमें पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है। देखिए, खंड 2 स्नातक स्तर और हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास है। आदिकाल से पूर्व इतिहास, लेखन परंपरा से लेकर के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आधुनिक गद्य विधाएं। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह भी है कि इस सिलेबस में कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे आदिकाल के बाद में लिख दिया चंद्रबरदाई और नरपति नाद है। अब आप कहें कि क्या इन 2 को ही पढ़ना है? नहीं, इन 2 को विशेष रूप से पढ़ना है, बाकी सभी को पढ़ना है। देखिए, प्रमुख रचनाकार और रचनाओं का परिचय इसमें लिखा हुआ है, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं का परिचय। तो आदिकाल के सभी रचनाकारों को पढ़ना है, उनका परिचय पढ़ना है, उसकी प्रामाणिकता पढ़नी है, प्रवृत्तियां पढ़नी है, विशेषताएं पढ़नी है। और विशेषताएं जरूर पढ़नी है हर काल की, भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल की, सबकी विशेषताएं जरूर पढ़ना है। क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न आएंगे कि निम्न में से कौन सा कथन भक्ति काल की प्रवृत्ति से संबंधित नहीं है, या निम्न में से कौन सा कथन चंद्रबरदाई से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से आजकल प्रश्न जो है वो ज़्यादा आने लग गए हैं। तो जिन कवियों का नाम लिखा हुआ है आगे, उन कवियों को विशेष रूप से पढ़ना है। जैसे भक्ति काल में ये दे दिया भाई संत काव्य, संत काव्य की विशेषताएं, प्रमुख कवि, प्रमुख रचनाकार, कवि और दादू नाम लिख दिया है। इसमें कवि और दादू नाम लिख दिया है, तो इसका मतलब कवि और दादू को विशेष रूप से पढ़ना है और बाकी सभी कवि और रचनाकारों को पढ़ना है। प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन दादू से संबंधित नहीं है, तो दादू को विशेष रूप से पढ़ना है। सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख रचनाएं, जायसी और मंजन 2 कवियों के नाम लिख दिए इसमें। तो इसका मतलब है इन 2 कवियों को विशेष रूप से पढ़ना है, बाकी सभी को पढ़ना है। ये चीज़ क्लियर हो गई, कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि भाई नाम लिख दिए आगे कवियों के, तो उसमें केवल उन्हीं को पढ़ना है क्या? नहीं, उन्हीं को नहीं, सबको पढ़ना है, उनको विशेष रूप से पढ़ना है। ये पूरा इतिहास जो है वो इस दूसरे खंड में स्नातक स्तर में दिया हुआ है। तीसरा खंड जो है वो है स्नातकोत्तर स्तर, और स्नातकोत्तर स्तर में पहले वो 10 बिंदु हैं जो पहले भी शामिल थे, और इन 10 बिंदुओं के अंदर काव्य शास्त्र है। मार्क्सवाद को हटाकर मनोविश्लेषणवाद रख दिया गया है। मार्क्सवाद को हटाकर मनोविश्लेषणवाद रख दिया गया है। बाकी वही टॉपिक हैं, 10 टॉपिक हैं। काव्य हेतु है, काव्य लक्षण है, प्रयोजन है, रस निष्पत्ति है, साधारणीकरण है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, लॉन्जाइन्स का उदात्त तत्व है, वक्रोक्ति सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत है। ये तो है ही, पहले केवल ये 10 बिंदु ही हुआ करते थे स्नातकोत्तर स्तर में, लेकिन अब उसमें रचनाएं शामिल कर दी हैं। जैसे कबीर ग्रंथावली है, संपादक का नाम लिख दिया आगे, और आगे ये लिख दिया कि भाई इसमें कितने प्रारंभिक 5। ये देखिए, रामचरितमानस तुलसीदास और बालकांड,
और बिहारी रत्नाकर प्रारंभिक 25 दोहे। ये आगे संपादक का नाम लिख दिया गया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। इसी के द्वारा जो व्याख्या की गई बिहारी रत्नाकर पुस्तक है उसके 25 दोहे प्रारंभ के आएंगे। और ये मिल जाते हैं क्योंकि ये यदा कदा सिलेबस में जो है वो शामिल होते रहते हैं, और इनकी जो पुस्तक आएगी उसमें भी ये चीज़ें जो है वो हमें मिल जाएंगी। तो हमें वो ही 25 दोहे पढ़ने हैं जो पहले 25 दोहे हैं। साकेत का 9वां सर्ग शामिल किया गया है। साकेत की आत्मा कहा जाता है। उर्मिला का विरह वर्णन इसमें किया गया है। तो साकेत में कुल 12 सर्ग हैं, जिसमें से 9वें सर्ग को इसमें शामिल किया गया है। निबंध शामिल किए गए हैं। कविता क्या है निबंध? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग फर्स्ट में शामिल है, और कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो निबंध संग्रह है उससे शीरीष के फूल निबंध को जो है वो शामिल किया गया है। 2 निबंध शामिल जो है उसमें किए गए हैं। कहानियाँ 3 कहानियाँ शामिल की गई हैं। कफन प्रेमचंद की कहानी बहुत अच्छी कहानी है। घिसू और माधव कफन के पैसे जो आते हैं, चंदे के पैसे कफन के लिए, उनकी भी शराब पी जाते हैं। और पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की, जिसमें मधुलिका लेखिक नायिका है। और यही सच है जो है वो मन्नू भंडारी की एक बहुत अच्छी कहानी है, जिस पर रजनीगंधा नामक जो है वो फिल्म भी बनी हुई है। रजनीगंधा नामक फिल्म भी बनी हुई है। और इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, निशित है, संजय है और दीपा है। दीपा इन 2 पुरुषों में ये चयन नहीं कर पाती अंत तक कि मैं किसके साथ रहूं। तो निशित जो है इसका जो है अतीत है, और संजय जो है इसका वर्तमान है। तो यही सच है, ये इसकी कहानी है। रजनीगंधा फिल्म इस पर बनी हुई है। और हिंदी भाषा का उद्भव विकास, बोलियाँ उपबोलियाँ, राजभाषा और देवनागरी लिपि, ये भी इसमें स्नातक स्तर में शामिल किया गया है। और इसका जो भाग है चौथा, इसमें लिख भी दिया है भाग चौथा। इसमें पूरा शैक्षिक, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा अधिगम सामग्री, ये कहाँ से पढ़ने हैं? ये पढ़ने कहाँ से हैं? जो भी इसके प्रश्न पहले आए हुए हैं उन प्रश्नों को हमें विश्लेषणात्मक रूप से पढ़ना है, क्योंकि इसके प्रश्न रिपीट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हर सब्जेक्ट में 30-30 प्रश्न आए हुए हैं। पहले हम उनकी बुक मिल जाती है, बुक जो मिलती है उसमें भी वो प्रश्न दिए होते हैं। तो हम पिछले 2-3 साल के यदि 30-30 प्रश्न सभी विषयों के पढ़ लें उनको, और विश्लेषणात्मक अध्ययन कर लें उनका, तो निश्चित रूप से वही प्रश्न घूम फिर करके जो है वो इसमें आते हैं। तो हमें कोई किताब नहीं सुझाऊंगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सी पुस्तकें जो है वो इनकी चलती हैं। तो और ये जो चीज़ें हैं स्नातकोत्तर स्तर की, ये कहानियाँ हैं, ये जो रचनाएं शामिल की गई हैं, ये इनकी जो किताब आएगी, गाइड आएगी, उसमें हमें ये चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। और पुरानी जो है उनमें भी कुछ चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, मिल जाती हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की बहुत सी किताबें हैं। पूछते रहते हैं कि सर इनके लिए क्या पढ़ें। यदि नए साथी हैं, यदि पहली बार तैयारी कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य हमने इतना घोट कर नहीं पी रखा है, तो निश्चित रूप से उनके लिए जो है वो पहले बोर्ड की हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास चलती थी, वो किताबें मिल जाती हैं दुकानों में, हम उनको पढ़ें। और या फिर कोई भी सामान्य इतिहास लेखन की पुस्तक है, जैसे मेरी भी पुस्तक चलती है, मैं सुझाव नहीं देता हूँ कभी भी कि भी आप उसी को पढ़िए, लेकिन वो नोट्स टाइप किताब है, हिंदी साहित्य का तथ्यात्मक इतिहास। आप पढ़ना चाहें तो उसको मार्केट में मिल जाती है, आप पढ़ सकते हैं या फिर मंगवा भी सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर विवेक शंकर की हिंदी साहित्य के इतिहास की बुक जो है वो बहुत अच्छी चलती है, साहित्य की बुक, तो आप उसको भी खरीद कर जो है वो पढ़ सकते हैं। आपको बहुत अच्छी सामग्री जो है वो इतिहास की उसमें मिलती है। और यदि आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरा जो है वो उसमें लिखवाया जाता है, बस रिवीजन करने की और बार बार उसको पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो ये नया सिलेबस है, निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। अब देखिए इसमें डिवाइडेशन कहीं भी नहीं है कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का आएगा, पहले ये चीज़ होती थी। तो फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए बाय।